हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम यहाँ पे एक स्पेशल वीडियोस करने जा रहे हैं क्योंकि कल ही अभी यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स का पेपर हुआ है और उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर चुके हैं, तो इस पर भी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। 2025 का जो पॉलिटी का सेक्शन है, क्योंकि पॉलिटी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उस पर बात कर लेते हैं जरा। जैसे क्वेश्चन नंबर 51 जो पूछा गया, हालांकि 25 का क्वेश्चन पेपर अदर जो भी पेपर हुए थे यूपीएससी के अब तक, उससे थोड़ा सा लेवल अप था, जो कि ज्यादातर हर साल रहता है। मगर इस बार क्या है, क्वेश्चंस लेंथी हैं और अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके आंसर्स तभी दे पाएंगे जब आपने सब्जेक्ट एनालिसिस करके ठीक से पढ़ा होगा। अब आपको क्वेश्चंस का लेवल देख के लग रहा होगा कि जो भी टॉपिक्स या सिलेबस हमें कवर करना है उनकी एनालिसिस अच्छे से करनी होगी, तभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाएंगे। वरना स्टार्टिंग करेंगे और अंत तक आप स्टार्टिंग ही भूल जाएंगे। ठीक है, तो चीजों को दिमाग में बैठा के रखना, इस तरीके के लेवल ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, तो ही आपका माइंड मेकअप हो पाएगा और वही इजी रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 51 है, क्या कह रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ठीक है, अध्यादेश। पहले तो पॉइंट ये है, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। पॉइंट 2, अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, ऐसा है क्या। और पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहे हैं, अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, मतलब बैक डेट से प्रभावी हो सकता है क्या। ये तीनों चीजें दी गई हैं। मेन पॉइंट क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, आपको अध्यादेश कवर करना है। अध्यादेश कब पास किया जाता है और किन किन चीजों पर इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, आपको वो पहले कवर करना है। इसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप अध्यादेश को पढ़िए, ठीक है, बेसिक क्लियर होगा तभी चाहे लेवल कितना भी आप आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब वो इन्हीं में से तीनों तो पूछ रहा था कौन सा सही है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक टाइप का है, मतलब कि आपको ये नहीं लगेगा कि केवल पॉलिटी से पूछा गया है कि किसी अदर सब्जेक्ट से भी पूछा गया। ये मिक्सचर है, ठीक है। जैसे कि दो सूचियां दी गई हैं, एक राज्य की और एक वर्णन की। क्या कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश 1, अरुणाचल प्रदेश एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं। एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो क्या ये सही है जो वर्णन दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, नागालैंड। नागालैंड यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया। संविधान संशोधन के आधार पर, ठीक है, बताना है आपको सही सुमेलित है कि नहीं। 3rd, प्रारंभ में त्रिपुरा है, यहां पे त्रिपुरा, ठीक है। क्या है, प्रारंभ में यह भाग गा पार्ट सी राज्य था या 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना और बाद में से एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या ऐसा है त्रिपुरा के साथ कि नहीं है?
प्रारंभ में यह भाग गा पार्ट सी राज्य था। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर इसे केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना दिया गया और बाद में इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा ले लिया त्रिपुरा ने। तो ये जो वर्णन दिया गया क्या सही है कि नहीं? ठीक है, तो एक यूनिट टाइप का क्वेश्चन है, राजधानी पूछ रहा है, राज्य का वर्णन दे रहा है। ठीक है, हालांकि रिलेटेड संविधान से ही है, पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, मगर डेट टाइम इस तरीके से इस लेवल ऑफ क्वेश्चन को देख के लगता है कि धीरे धीरे यूपीएससी फिर अपने पैटर्न को चेंज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? एक, अंतरराज्य परिषद, राज्य परिषद। दो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। थर्ड, क्षेत्रीय परिषदें। तो ये जो तीनों दी गई हैं वो पूछ रहे हैं उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हैं। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हैं। अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, क्षेत्रीय परिषदें। तो ये आपको पहले अलग से जब आप टॉपिक कवर्स कर रहे हैं तो उस समय ये पढ़ना जरूरी है। अंतरराज्य परिषद क्या होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या है और क्षेत्रीय परिषदें क्या होती है। ठीक है, तो इन फ्यूचर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। जब बेसिक जानकारी हो, केवल इस क्वेश्चन का आंसर जानने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। ठीक है, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में कुछ बातें हैं, ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करेगा। ठीक है, उसको पे कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। दो, या कोई नियम कानून नहीं है इसके लिए। भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा ना भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। 2 पॉइंट हमें मिले यहाँ पे, राज्यपाल कार्यशक्ति पद और राष्ट्रपति कार्यशक्ति अधिकार कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट सभी आप क्लियर कर पाएंगे जब आपने राष्ट्रपति और राज्यपाल ढंग से पढ़ा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहे हैं? भारत के संविधान में उपबंध, भारत के संविधान में उपबंध, ठीक है, किसके अधीन कथित है? किसके अधीन कथित है? एक उपबंध है और किसके अधीन कथित है। फर्स्ट क्या है पॉइंट? राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बात कही गई है? ठीक है कि नहीं? दूसरा, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। हमारी सामाजिक संस्कृति, जिसको आप इंग्लिश में कहें वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट
कल्चर। ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना क्या मूल कर्तव्य है? ये बताना होगा आपको, सही है कि गलत। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का के नियोजन का निषेध, ये क्या मूल अधिकार में कहा गया? ऐसा है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो मेन मोटिव क्या निकला क्वेश्चन नंबर 55 का, कि आपको मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तीनों ही क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं संविधान के। ठीक है, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संविधान के संदर्भ में यदि पांचवी अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, पांचवी अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, तो ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है। राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेती है। ठीक है, एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। या तो पॉइंट 2, संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। कौन? संघ सरकार। ठीक है, तो ये तभी क्लियर होगा जब आपने पांचवी अनुसूची ढंग से पढ़ी होगी। हमने लास्ट वीडियो में ही पांचवी अनुसूची पढ़ाई है, उसको जाके जरा देख लीजिएगा फिर से दोबारा। और अगर आपको इन टॉपिकों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आप मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डीएम में अपनी ईमेल आईडी लिख दूंगा, उससे आप मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इंडिविजुअली कोई चीज पूछना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्या कह रहे हैं? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संगठन है और संघ मंत्रालय। संघ का मंत्रालय मतलब कि कौन सा संगठन किस मंत्रालय से संबंधित है? राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है? कॉयर बोर्ड, इसको जरा देख लीजिएगा, कॉयर बोर्ड नया नाम आपको लगेगा सुनने में। कॉयर बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, भारी उद्योग मंत्रालय। थर्ड, राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र। राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र क्या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, तो अब ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने ट्रेंड चेंज किया है, मंत्रालयों को भी आपको पढ़ना है और उनके संगठनों को। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिटी आपकी कवर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे यूपीएससी लिख दें, यूपीपीसीएस मत आप समझ लीजिएगा, यूपीएससी। भारत के संविधान के अधीन 58 निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। क्या? 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल में सूची
एक संघ सूची। दूसरा, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। थर्ड, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्तें। ये राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, क्या कह रहे हैं, उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए, संविधान संशोधन, बार बार मैं बात करता हूं, जो भी संशोधन हो उनको जरूर पढ़िएगा संविधान के। भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए, संविधान संशोधन के लिए, अब इसमें एक बहुत बड़ी बात आती है कि संविधान संशोधन, जो हम लोग अनुसूचियां पढ़ा रहे थे, उसका बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है संविधान में संशोधन के लिए। ठीक है, तो अनुसूचियां जरूर पढ़िएगा और डीपली। तो उपर्युक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित होता है। क्या कह रहे हैं, संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति, संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, राष्ट्रपति के को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन चाहिए होता है। ठीक है, विधानमंडलों, आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन चाहिए होता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। सातवीं अनुसूची में सूची एक, संघ सूची में संवैधानिक संशोधन, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार में संवैधानिक संशोधन, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें जो हैं उसके में संवैधानिक संशोधन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा उन्होंने। निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, कच्चे तेल का उत्पादन। सेकंड, पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण। थर्ड, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय। फोर्थ, प्राकृतिक गैस का उत्पादन। उपर्युक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन आवर कंट्री? ठीक है, रेगुलेट किए जाते हैं। कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय, प्राकृतिक गैस का उत्पादन। ठीक है, तो आपको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के कार्य देखने को मिलेंगे। ठीक, अभी इस तरीके से बोर्ड भी पूछे जाने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी उसकी क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में पता चलेगा। ठीक है,
क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है। सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है किसको, जो राष्ट्रपति के पास क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। क्या दोनों पॉइंट सही है कि नहीं? राष्ट्रपति पढ़िए तभी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वास्तव में लेंथी पूछे गए, हम जैसे क्वेश्चन नंबर 87 पढ़ने में टाइम लग जाएगा आपको। लोकसभा का फर्स्ट पॉइंट क्या है, लोकसभा का विघटन होने पर, विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा, इसका सबसे आसान तरीका कि एक ही एक पॉइंट समझिए और डीपली समझिए, सही या गलत वहीं पे टिक मार दिए। ठीक है, लोकसभा का विघटन होने पर, विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ठीक है, अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। सही है या गलत? पॉइंट नंबर 2, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। क्या कह रहे हैं, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर, कोई भी सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। ठीक है, सही है कि गलत? अध्यक्ष लोकसभा का। ठीक है, थर्ड, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तभी प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना पहले, 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। मतलब 14 दिन पहले से सूचना देनी होगी जब भी लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष कब हटाया जाएगा, कब नहीं हटाया जाएगा, ये जब आप लोकसभा पढ़ेंगे और उसके अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने हाल में ही शेड्यूल्स पढ़ाए और उन्हीं से ही क्वेश्चंस आए। ठीक है, अब उसको आप कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई प्रश्न उठता है, पॉइंट 1, कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। एक बार मैं इंग्लिश में समझा देता हूं क्या कह रहे हैं ये। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस as to whether a member of a house of the people has become subject to disqualification under the 10th schedule, the president's decision in accordance with the opinion of the council of the union ministers shall be final. यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई भी सदस्य 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल के अधीन निर्भरता से ग्रस्त हो गया है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार, संघ की मंत्रिपरिषद राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम हो। क्या ऐसा है कि नहीं? सेकंड पॉइंट, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। अब ये तो आप पढ़ेंगे पॉलिटी ज्यादा से ज्यादा तभी क्लियर होगा। ठीक है,
राजनीतिक दल का उल्लेख है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहे हैं। कथन एक दिया है उन्होंने, भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हो। ठीक है, भारत के राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित। ठीक है, कथन 2 क्या कह रहा है, भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति। केंद्र सरकार की पावर क्या है राज्यों के मामले में, ये सब आपको पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इधर ही आ जाएगा। क्या कह रहा है, किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्राकृतिक पुनः स्थापन विधि नेचर रेस्टोरेशन लॉ NRL अधिनियमित की। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ NRL टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। किसने, विच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अब आप ये समझ लीजिए कि चाहे ये आप नियम कानूनों से, लॉ एंड रेगुलेशन से समझ लीजिए, चाहे पॉलिटी से, पॉलिटी ही हुआ, या तो इन्वायरमेंट से समझ लीजिए, या इंटरनेशनल इश्यू से समझ लीजिए, किसी से भी आप समझ लीजिए, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इस तरीके के व्यूज भी आपको बन लेके चलने होंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतें 91 मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है। क्या ऐसा है, मध्यवर्ती स्तर पर सभी राज्यों में विद्यमान है पंचायतें। 2, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होना आवश्यक है। मतलब मध्यवर्ती स्तर की जो पंचायतें हैं उसका सदस्य होने हेतु किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी आवश्यक है। 3, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों और शुल्कों के निवल आगमन को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा। मतलब वित्त से संबंधित एक आयोग का गठन करेगा। सीधी सी बात ये है, मुख्यमंत्री करेगा ऐसा। क्या ये सही है कि गलत है? ठीक है, ये आपको सोचना है, जो आप पढ़ेंगे तभी आपको ज्ञान आएगा कि हाँ ये सही है कि गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, जिसको लेकर काफी बड़े बड़े आंदोलन हुए। क्वेश्चन नंबर 98, लोकपाल, जरूर पढ़िएगा। लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत से बाहर पदस्थित भारतीय लोक सेवक पर प्रयुक्त नहीं होती। क्या ऐसा है? यह आपको बताना है। पॉइंट नंबर 2, संसद का कोई सदस्य, संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा। किसका? लोकपाल का। केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदधारी हो या सेवानिवृत्त हो, इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, कोई न्यायमूर्ति। 3rd पॉइंट,
इसका अध्यक्ष या सदस्य के पद में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम वय का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक बार इंग्लिश में बता दूं क्या कह रही है। द चेयरपर्सन और ए मेंबर शैल नॉट बी पर्सन ऑफ लेस देन 45 years of age on the date of the assuming office as chairman or member as the case may be। ठीक है। फोर्थ, लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता। ठीक है, प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता लोकपाल प्रधानमंत्री के विरुद्ध। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताइए कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या डाउट है और क्या क्वेरी है, वो सभी मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं ईमेल आईडी भी डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, उसमें आप उसे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।